आज मंजू जी के आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनका बेटा बात बात पर उनको अपमान करता रहता था। मंजू जी हर संभव प्रयास करती थी अपने बेटे बहू को खुश रखने की, परंतु बेटे बहू को शायद मंजू जी का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। आज जब मंजू जी सुबह सुबह बेटे के लिए चाय लेकर गई तो माँ को अपने कमरे में देखते ही तन बदन में आग लग गई और गुस्सा होते हुए बोला, आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए, समझ में नहीं आता? पूरे दिन हफ्ते रहती है, जब कमरे में आती है एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हैं। हर बार कमरे को धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, एक कोने में पड़े क्यों नहीं रहती? आप क्यों भूल जाती है यह आपका गांव नहीं है? नम आंखों से मंजू जी बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, चाय रख दीजिए। बेटे की बात सुनकर मंजू जी के आंखों में आंसू आ गए। इतने में बेटा फिर से बोला, अब खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रही हो, जाइए यहाँ से। तभी मंजू जी के बहू सोनाली ने कमरे में प्रवेश किया। डार्लिंग कैसी रही तुम्हारी रात की पार्टी? सोनाली बोली, रात भर पार्टी और डांस करके मेरे हाथ पांव दर्द हो रहा है, मुझे तो आज कोई काम नहीं होगा। माँ के सामने ही दोनों ने सारी शर्म लिहाज बेच खाई थी। तभी सोनाली ने कहा, यह बुढ़िया हमारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, चाय देने आई थी। माँ देख रही हो आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है, पार्टी से जाकर इसके लिए गर्म तेल लेकर आओ और सोनाली के पैरों को तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। तभी अचानक गाल पर पड़ी थप्पड़ की आवाज़ से दोनों बहू बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? इतने में एक और थप्पड़ अभिषेक के गाल पर पड़ा। बस बहुत हुआ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का ही लिहाज कर लेते। सोनाली ने कहा, सासू माँ हद में रहिए। आज तो जैसे मंजू जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उन्होंने एक और थप्पड़ अपनी बहू के गाल पर भी जड़ दिया। अच्छे से जानती हूँ बहू तुम एक बदतमीज औरत हो। अरे चार अक्षर क्या पढ़ ली, अपनी सारी सभ्यता संस्कृति भूल गई। अभी चार झापड़ और लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी तुम? और बेटा तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें माँ का दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। और तुमने क्या कहा था, आज माँ के हाथों की चाय पीने से तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी दम्मा रहती है। लेकिन मैं तो कभी बचपन में खुद से तुम्हें दूर नहीं किया, जब तुम्हें आए दिन मलेरिया, दस्त, उल्टी होती, ना जाने क्या क्या बीमारी लगी रहती थी, तो मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ही ठीक है, कम से कम वह अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलता है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान के चिथड़े चिथड़े कर दो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को माटी में मिला दिया। अब मैं तुम लोगों की एक भी नहीं सुनने वाली। तुम लोगों को क्या करना है यह मैं अच्छी से जानती हूँ। दोनों बेटा बहू तो माँ का यह रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अकेली माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। इतना कहकर मंजू जी फूट फूट कर रोने लगी। कम समय में ही मंजू जी विधवा हो गई थी। अकेले उन्होंने अपने बेटे को कैसे पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और शादी की, और सोचा था कि बहू आएगी तो इतने सालों से जो अकेलापन और दर्द वह सहती आ रही थी वह खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी
थी। यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। दरअसल मंजू जी के बहू बेटे की आज शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। मंजू जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा और दरवाज़ा खुल गया तो दो आदमी मंजू जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे रख देते हैं। मंजू जी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उनसे पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? तो उन दो आदमियों ने कहा, माँ जी, हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया। पर किसने भेजा है तुम्हें? उस आदमी ने कहा, आपकी बहू ने। तब तक उनकी बहू सोनाली भी उस कमरे में आ पहुंची और कहती है, अरे जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में भी तो लगाना है, थोड़े ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। मंजू जी ने अपने बहू से कहा, बहू, यह पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना पंखे के मैं कैसे रहूँगी? पहले मेरा बिस्तर छीन कर खटिया लगवा दी, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से यह पंखा भी नहीं रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊँगी? सोनाली बोली, बुढ़िया, तुझे यह छत और 3 समय का खाना भी मिलता है, इसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को? पता भी है कितना बिल आता है? तुम्हें क्या पता होगा? दिन भर पड़े रहना और खाना, इसके अलावा और काम ही क्या करती हो तुम? मंजू जी बेचारी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और पास जाकर अपने खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगता है। आज घर में पार्टी थी। मंजू जी के बेटे अभिषेक और बहू सोनाली की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। पूरे घर के कोने कोने को रोशनी से सजाया जा रहा था। वहीं मंजू जी के कमरे में पंखा भी हटा दिया गया। सोनाली और अभिषेक भागकर सारा काम देख रहे थे। तभी हलवाई सोनाली से कहता है, मैडम, अचानक से मेरे सहायक को अचानक से कहीं जाना पड़ा, तो मैंने किसी और से बात की है, वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ, पर मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। इतने में सोनाली ने कहा, अच्छा, तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? तो उस हलवाई ने कहा, मैडम, सब्जी काटने, जूठे बर्तन धोने के साथ साथ पूरियाँ बेलने के लिए मुझे एक सहायक की ज़रूरत होगी। सोनाली ने जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सहायक है जो यह सारा काम अकेले ही कर देगा। सोनाली ने कहा, और थोड़ी ही देर में वह मंजू जी को रसोई में ले आई और हलवाई से कहा, यह लो, यह रही तुम्हारी सहायक। उस हलवाई ने बड़े आश्चर्य से मंजू जी को देखते हुए कहा, पर यह तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या यह इतने सारे काम कर पाएगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आए आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेगी? इतने बड़े बड़े पतीले या धो पाएगी? इतने में सोनाली ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम करने दो। यह कहकर सोनाली वहां से चली गई। इधर हलवाई ने मंजू जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर यह सारी सब्जियां काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे दिखाकर हलवाई मंजू जी से पूछता है, काट लोगी ना अम्मा इतनी सब्जियां? अच्छा बताओ अम्मा, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या, जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में इतना कठिन काम। मंजू जी ने कहा, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को ही हार माननी पड़ती है। अभी मुझे जो यहाँ छोड़कर गई है वह मेरी बहू है। मंजू जी के इतना कहते ही उस हलवाई ने कहा, क्या वह आपकी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकरानी का काम करती हो? पर क्यों अम्मा? बेटा, कहाँ की मालकिन, मैं एक बुढ़िया हूँ जिसको अपने साथ रखकर उसके बेटे बहू एहसान कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं। बेटा, माता पिता अपने बच्चों को तो बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, पर यह कोई नहीं जान सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर पड़ेगी। हलवाई मंजू जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी मंजू जी ने कहा,
चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है यह बता दो। भाई बूढ़ी हड्डियाँ है, धीरे धीरे काम करेगी, उस पर अगर बातें करने लगेंगे तो और देरी हो जाएगी, जिससे तुम्हें थोड़ी सी फटकार मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही मिलना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। तभी सोनाली रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुझे बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमानों को कह दिया है कि मेरी सास किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखाना। अब क्या था, इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और इधर खाना बनाकर तैयार हो गया था। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे मंजू जी की हालत ख़राब थी, ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता कर आता, पर मंजू जी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर मंजू जी से कहता है, अम्मा बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम भी खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो मंजू जी को बहुत लगी थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने का सोच भी नहीं सकती थी। मंजू जी को खाते हुए देख लिया तब तो बहू उसका खाना पीना ही बंद कर देगी और हलवाई के कहने पर बाहर जाकर वह आराम करे भी तो कैसे। एक तो रसोई में पसीना से तरबतर हुई थी, ऊपर से उनके कमरे का पंखा भी हटा दिया गया था। जब सारे मेहमान चले गए और सोनाली रसोई में आई तो उसने हलवाई को पैसे दिए, तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और मेरे साथ में आए एक सहायक को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा, मैं किसी और को कुछ नहीं दूंगी। बर्तन धोने वाली है यहाँ मेरे पास, तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं। और तुम अपने सहायक से कहना जो खाना बचा है वह ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। उस हलवाई ने कहा, अरे मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएगी, इनसे तो हिलाया भी नहीं जाएगा। जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए वहाँ थोड़े से और पैसे खर्च भी हो जाए तो क्या होगा। इतने में सोनाली आंखें दिखाती हुई बोली, तुम्हें बड़ी चिंता है इस बुढ़िया की। सुनो, अब तुम्हारे काम के पैसे मिल गए हैं ना, अब अपना रास्ता नापो। हलवाई ने अपने सहायक को खाना समेटने को कहा। इतना कहकर हलवाई ने मंजू जी को एक दया की दृष्टि से देखा और वहां से चला गया। अपने घर पहुंचकर हलवाई सोचने लगा कि बेचारी अम्मा कितनी तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी काट रही है। उनके बेटे बहू ने उनकी क्या हालत कर रखी है। जिस माँ की उन्हें सेवा करनी चाहिए उसी से वह अपनी सेवा करवा रहे हैं। उनके लिए ज़रूर मुझे कुछ करना चाहिए। उसके जाते ही सोनाली मंजू जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वह सारे बर्तन तुम्हें ही धोने हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में इसे लेने वाले आ रहे हैं और इसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। मंजू जी ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, पहले मुझे खा लेने दो, फिर यह सारा बर्तन धो लूँगी। यह सुनते ही सोनाली गुस्से भरे स्वर में बोली, यह सारा काम खत्म करो पहले, उसके बाद खाना खा लेना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसीलिए पहले काम खत्म करो। अब मंजू जी अपने आंसू रोक नहीं पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, पर अंत में उन्हें मिला क्या, पूरा काम करने के बाद थोड़ी सी सब्जी और कुछ पूड़ियाँ। वह सोचने लगी कि आखिर क्या पाप किया था मैंने जो यह दिन देखना पड़ रहा है। अब जो थोड़ी सी सब्जी और पूड़ियाँ हैं उसको ही खाकर भूख को मिटाना पड़ेगा। मंजू जी यह सोचते हुए झूठे बर्तन को समेटने लगी, पर जब वह एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिठाई, बूंदी के लड्डू और पनीर की सब्जी भी रखी हुई थी। मंजू जी समझ गई कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए मिठाइयाँ और पनीर की सब्जी छोड़ गया है। वह हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। मंजू जी उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े ही मेहनत से धो रही थी। तभी उनका बेटा अभिषेक वहां आकर कहता है, यह क्या माँ,
जरा और जोर लगाओ ना, जान नहीं है क्या हाथों में? खाना तो इतना खाती हो, पर काम करने को कह दो तो फिर नखरे देखो इनके। और ऊपर से इतने दिनों तक मेरे सिर पर बोझ बनी हुई हो। अपने बेटे की बदतमीजी भरी बातें सुनकर मंजू जी से कुछ बोला नहीं गया, और अभिषेक की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन मंजू जी घर के आंगन में पोछा लगा रही थी कि तभी वहाँ पर हलवाई आ जाता है। उसे देख सोनाली, जो वही सोफे पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी, उसने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए? तो हलवाई ने कहा, मैडम वह उस दिन मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया था, तो वही लेने आया हूँ। सोनाली ने कहा, अच्छा ठीक है, जाकर रसोई में देख लो। और हाँ बुढ़िया, तू भी जा इसके साथ, इसका सामान ढूंढ कर इसे दे दे और चलता कर दे। मंजू जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस सामान के बहाने आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। इस उम्र में भी सब्जियां इतनी अच्छी काट लेती हो और खाना भी इतना अच्छा बनाती हो, कितनी कुशलता से सब करती हो, और तुम्हारे हलवे का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। यहाँ एक बड़े से व्यापारी की बेटी की सगाई है। वैसा हलवा अगर तुमने उस दिन बना दिया तो यही मानो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। हलवाई की बात सुनकर मंजू जी ने कहा, मैं यहाँ से कहीं निकल नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊँगी? और बेटे बहू की गुलामी की ज़िंदगी से परेशान, अगर उन्हें मेरे काम का पता चला तो मुझे घर और बाहर दोनों के कामों को करा करा कर पीस डालेंगे। नहीं नहीं, तुम तो रहने ही दो। मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर कहीं नहीं दिखाना। मंजू जी की बात सुनकर हलवाई ने कहा, अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? जब तुम्हारे पास अच्छी खासी कमाई होगी तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ज़रा सोचो, और हाँ, मेरी बात के बारे में ज़रूर सोचना। अगर यह काम करने का मन करे तो बस इस नंबर को मिला देना। एक बात याद रखना अम्मा, यह कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं है। यह कहकर हलवाई वहाँ से चला गया। मंजू जी को तो हर रोज़ बासी खाना ही मिलता था, पर आज सोनाली के ऐसा कहने पर पता नहीं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, और वह खाना बनाकर रख देती है और बाजार से सामान लाने का बहाना बनाकर उस हलवाई को फ़ोन कर उसे काम के लिए हाँ कर देती है। अब जब भी हलवाई कहता वह वहीं चली जाती। व्यापारी की बेटी की सगाई के उत्सव में हलवा बनाने के बाद जब सब ने हलवा खाया तो कोई भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें लोगों ने अपने यहाँ हलवा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह ज़्यादातर बाजार से सामान लाने के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर सोनाली को शक हुआ, पर उसने सोचा चलो घर के काम करके ही तो जाती है। उसने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को वह पुराने सामान की तरह इस्तेमाल कर रही थी वह इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और मंजू जी प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन अभिषेक घर जाकर सोनाली से कहता है, सुनो, काम धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा है, आमदनी भी बहुत कम हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है जल्दी ही यह घर बेचना पड़ेगा। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? सोनाली ने पूछा। मैंने एक किराए का मकान देख लिया है। मैं इस बुढ़िया को आश्रम में छोड़ आऊँगा और हम एक साथ उस किराए के मकान में रहेंगे। इस तरह हम दोनों अपना खर्चा चला लेंगे। इस बुढ़िया का बोझ कौन उठाएगा? सारी बातें अपनी पत्नी से कही। फिर एक दिन सुबह अभिषेक ने मंजू जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। अब यह घर मैंने बेच दिया है तो इसलिए हम जा रहे हैं किराए के घर में, और तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। मनहूस हो तुम, हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से नहीं हो पाई। अपने बेटे की यह बातें सुनकर
आंखों में आंसू लिए मंजू जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, बेटा बस 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूँ, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। यहाँ से बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। मंजू जी अब ऐसे ही छुपते छुपाते लोगों के बुलाने पर खाना बनाने के लिए जाती थी, जहाँ से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी थी। तो करीब ऐसे ही 15 दिन निकल गए। अब तो मंजू जी के पास खर्च के लिए पैसे की कोई कमी नहीं था। धीरे धीरे पैसे ज़्यादा मिलने लगे। मंजू जी मंदिर में भजन कीर्तन सुनने के बहाने घर से निकल जाती, ताकि बेटे बहू को उन पर शक ना हो। वह भी कुछ नहीं पूछते थे, वह सोचते चलो हमसे तो पीछा छूटा इस माँ का। एक दिन मंजू जी को उस हलवाई ने बताया कि अम्मा, विदेश में बहुत बड़ा आयोजन होगा, देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही मंजू जी के आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। उन्होंने हलवाई से कहकर अपने विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवा लिए थे। जाने की तारीख आई तो मंजू जी रोज की तरह मंदिर जाने के बहाने झोली में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गई और उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश के लिए रवाना हो गई। 4 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। मंजू जी ने वहीं पर ईंट का एक चूल्हा जमाया और सरसों का साग, मक्के की रोटी, कचौड़ी, हलवा पूरी सभी देसी आइटम बनाए। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू किया तो पहले तो मंजू जी के खाने की तरफ किसी ने झांका तक नहीं, लेकिन कुछ देर में हुआ ऐसा जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। लोगों की सारी भीड़ मंजू जी की खाने पर टूट पड़ी। लोग उनका सरसों का साग, हलवा पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर मंजू जी की आंखें भर आई। पुरस्कार के रूप में स्टेज पर उन्हें 1 करोड़ डॉलर की धनराशि दी गई तो पूरा हॉल तालियां से गूंज उठा। कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज मंजू जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। मंजू जी ने ठान लिया था कि अब वह यही रहकर अपना गुजारा करेगी, क्योंकि घर वापस गई तो बहू बेटे उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। महीने बीते, साल बीते, ऐसे ही दिन पर दिन मंजू जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा। विदेश में उनका देसी खाना मशहूर होने पर टीवी पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। एक दिन मंजू जी के बहू बेटे घर पर थे और नाश्ता करते हुए टीवी देख रहे थे कि गलती से सोनाली ने कोई बटन दबा दिया और चैनल बदल गया, जिस पर मंजू जी का इंटरव्यू चल रहा था कि तभी बेटा चिल्लाया, दादी दादी, पापा देखो, दादी टीवी पर आ रही है। तो मंजू जी को टीवी पर देखकर तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका सर चकरा गया। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ विदेश में इतना नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मर मरा गई होगी। दोनों के मन में लालच आ गया। उन दोनों ने कहीं से अपनी माँ का फ़ोन नंबर का पता किया और उन्हें फ़ोन किया। उन दोनों ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और घर आने को कहा, लेकिन मंजू जी ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। वे दोनों गिड़गिड़ाते रहे, बोलते रहे, माफ़ी मांगते रहे, लेकिन मंजू जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और कहा, मेरे कोई भी बेटा बहू नहीं है, मैं तो यहाँ विदेश में रहती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मंजू जी नहीं मानी। वह विदेश में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।